हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग नेचर ऑफ कर्व डिस्कस करने वाले। नेचर ऑफ कर्व के अंदर एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव का। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ थोड़ा डेफिनेशन समझनी है कि एक फंक्शन का या कर्व के नेचर कैसे कैसे रहेंगे। तो एक छोटी सी बात तो ये आती है, छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, ये जो नेचर है वो एक इंटरवल का फिनोमिना है। जैसे आप चलो किसी इंसान का नेचर बताते हो तो वो एक इंटरवल में देखोगे, उसी का बताओगे ना। आप जिनको जानते हो, अपने फ्रेंड्स को जानते हो, रिलेटिव्स को जानते हो, पेरेंट्स को, टीचर्स को, तो आपने देखा होता है तो आप बता सकते हो कि अच्छा इस इंसान का ऐसा नेचर है, वैसा नेचर है। इंटरवल के अंदर देखा होता है आपने, उस वजह से आप वैसा कमेंट करते हो। किसी पॉइंट पे देख के आप कमेंट नहीं कर सकते। लाइक किसी अजनबी को आप थोड़ी देर के लिए देखते हो तो यू कैन कमेंट ऑन द नेचर कि अच्छा इसका ये नेचर होगा, वो नेचर होगा। तो इसमें नेचर में, फंक्शन में भी वैसे ही है कि जो नेचर रहेगा वो एक इंटरवल के अंदर होगा। छोटी सी बट इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस करेंगे तो वो कंडीशंस इंटरवल के लिए आपको चेक करनी है, पॉइंट के लिए चेक नहीं करनी। इस बात का सिंपल सा मतलब ये है। तो अभी नेचर फंक्शन वाइज बात करें तो एक फंक्शन की ग्राफ का जो स्टाइल है वही नेचर है एक तरीके से। तो एक ग्राफ को किसी भी इंटरवल के अंदर आप ड्रॉ कर रहे हो तो इन सात में से कोई एक नेचर फॉलो करेगा वो। तो किसी भी इंटरवल के अंदर अगर किसी फंक्शन का एक ही नेचर है तो या तो वो ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा। तो किसी भी फंक्शन का नेचर एक इंटरवल के अंदर इन सात में से कोई एक ही आएगा पक्का से, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। जब उसका सिंगल नेचर है, तो एक से ज्यादा नेचर है वो अलग बात है, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिंगल नेचर को डिस्कस कर रहे हैं। सिंगल नेचर बोले तो मोनोटोनस भी बोलते हैं कि एक ही नेचर है उसका, मोनोटोनस। मोनो एक, टोनस मीन्स टोन। तो एक ही नेचर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन सात में से कोई एक ही आना है उसका ग्राफ किसी इंटरवल के अंदर, इनके अलावा देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। तो अब ये जो ग्राफ का स्टाइल है, इनमें फिर कुछ टेक्निकल चीजें डिफाइन की है जिनको यहाँ नेचर बोलते हैं। तो इसमें देखो एक बात तो ये है कि ग्राफ लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। एक तो ये फिनोमिना आ रहा है, जैसे इन तीनों ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, और इन तीनों ग्राफ में आप देख सकते हो नीचे की तरफ आ रहा है, और इसके अंदर सीधा जा रहा है। तो इन तीनों में एक वैरायटी तो ये है कि ग्राफ का ऊपर या नीचे जाने का नेचर पता चल रहा है, उसको यहाँ पर मोनोटोनिसिटी डिफाइन किया हुआ है। तो जो नेचर है वो टेक्निकली एक तो इस शब्द के थ्रू आएगा, मोनोटोनिसिटी, जो ये बात बताएगी आपको कि फंक्शन का ग्राफ सीधा जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट। सो जैसे इधर सीधा जा रहा है, इधर ऊपर जा रहा है इन तीनों के केस में, और इन तीनों के केस में नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ। तो इस मोनोटोनिसिटी को, ये जो तीन वेराइटीज आ रही है, इनको यहाँ पर नाम दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट मोनोटोनिसिटी। इन तीनों के केस में जो है उसे इंक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी बोलते हैं। और उनके केस में जो आ रहा है उसे डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी या डिक्रीजिंग नेचर बोलेंगे। इंक्रीजिंग को टेक्निकली हम लोग अप एरो से रिप्रेजेंट करेंगे आगे से, और इसे हम डाउन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे आगे से। तो फंक्शन के अंदर जो नेचर है वो एक तो मोनोटोनिसिटी के थ्रू डिफाइन किया हुआ है, जो कि आपको ये बताएगा
कि फंक्शन का ग्राफ सीधा जाएगा या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सीधे जाने को कांस्टेंट नेचर नाम रखा है यहाँ पर, या कांस्टेंट मोनोटोनिसिटी। ऊपर जाने को इंक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी नाम रखा है यहाँ पर, और नीचे जाने को डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी नाम रखा है यहाँ पर। सो एक तो ये नेचर है इधर। नेक्स्ट, अब जो इनमें वैरायटी आ रही है वो ग्राफ का स्टाइल है, और वो स्टाइल अब ये आ रहा है इनमें अलग अलग। अगर आप बात देखो तो कि किसी में कुछ कर्वेचर आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। कोई भी ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो, कर्व ड्रॉ कर रहे हो, तो एक बहुत सिंपल सा कर्व है सर्कल, और एक है लाइन। तो सारे कर्व जो है ना सर्कल या लाइन से रिलेट किए हुए हैं। आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी जो कर्व है या तो वो सर्कल का पार्ट नहीं होगा, नहीं होगा तो वो लाइन ही होगा। तो यू कैन सी ये जो तीन ग्राफ है वो लाइन है, जो कि सर्कल के पार्ट नहीं है। फिर सर्कल का पार्ट हो सकता है किसी फंक्शन का ग्राफ। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ सर्कल का पार्ट है तो फंक्शन क्या है, एक पॉइंट पे एक ही आउटपुट देगा, दो आउटपुट तो दे नहीं सकता है। तो सर्कल का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा रहता है। तो कैसे एक पॉइंट पे दो दो आउटपुट आ रहे हैं, तो इस सर्किल से आप फंक्शन के नेचर को तो डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, फंक्शन के नेचर को सर्किल से डिफाइन करने के लिए इस सर्किल के दो टुकड़े करने होंगे हमको। तो मैंने इसे यहाँ से ऐसे दो टुकड़े कर दिए। तो एक तो ये आएगा, इसे लोअर सेमी सर्किल बोलेंगे हम। एक ये आएगा, इसे अपर सेमी सर्किल बोलेंगे। तो अब किसी भी कर्व को आप ऐसे बोल सकते हो कि या तो फंक्शन के कर्व को आप ऐसे बोल सकते हो कि या तो वो इस लोअर सेमी सर्किल का पार्ट होगा, या अपर सेमी सर्किल का, या सर्किल का पार्ट ही नहीं होगा। तो इन तीनों में अगर आप गौर से नोट करोगे इन सारे 7 ग्राफ में, तो एक बात यही चेंज हो रही है। जैसे आप देख सकते हो इन तीनों में जो ग्राफ है वो सर्किल का पार्ट नहीं है। इसके और इसके केस में आप देख सकते हो ये किसी लोअर सेमी सर्किल का पार्ट है। क्लियर है? और इसके केस में आप देख सकते हो ये किसी अपर सेमी सर्किल का पार्ट है। तो इन सारे ग्राफ में यू कैन सी ये वाली बातें आ रही है, सर्किल के किस पार्ट का पार्ट है वो, बेसिकली अपर सेमी सर्किल का या लोअर सेमी सर्किल का, या सर्किल का पार्ट ही नहीं है। तो इस चीज को, इस बात को टेक्निकली यहाँ पर ये नाम दिया है, कॉन्केविटी नाम दिया है। तो कॉन्केविटी में भी अब जैसे जो तीन वेराइटीज आई थी इनको भी यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इस लोअर सेमी सर्किल का पार्ट होगा तो उसे यहाँ पर कॉनकेव अप कर्व बोलते हैं। इन शॉर्ट सीयू बोलेंगे हम लोग आगे से। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इस अपर सेमी सर्किल का पार्ट हुआ तो उसे हम कॉनकेव डाउन बोलेंगे। शॉर्ट में आगे से हम सीडी बोलेंगे इसे। एंड अगर किसी कर्व, कोई भी कर्व फंक्शन का, वो इन सर्किल का पार्ट ही ना हो, ना अपर सेमी सर्किल का ना लोअर सेमी सर्किल का, तो उसे क्या बोलते हैं, वो बचपन से जानते हो, लीनियर कर्व बोलेंगे फिर उसे। तो एक फंक्शन की कॉन्केविटी जो है वो ये हो सकती है कॉन्केव अप, जिसमें वो लोअर सेमी सर्किल का पार्ट हो। अच्छा, ये अप एंड डाउन को भी आप अगर याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो। देखो ये जो कॉन्केव अप है, इसमें अगर ये चलो एक सॉलिड ज्योमेट्री होती है तो इसमें पानी भर सकते थे, वाटर फिल कर सकते थे। कोई भी चीज अगर वाटर को होल्ड कर सकती है तो उसका जो फेस है उसे हम बोलते हैं कि ऊपर की तरफ है। तो जैसे ये इसमें आप पानी भर सकते हो तो हम बोलते हैं कि अच्छा ऊपर की तरफ है इसका फेस। तो वो ऊपर वाली बात को आप से रिलेट कर सकते हो आप चाहो तो लोअर सेमी सर्किल का पार्ट बोले तो ऊपर की तरफ फेस था, इस वजह से हम उसे कॉन्केव अप बोल रहे हैं। ऐसे याद करने के लिए, बाकी और कुछ उसका लॉजिक नहीं है। और कॉन्केव डाउन वाटर रिलीजिंग पोजीशन में, जो चीज वाटर को होल्ड नहीं कर सकती उसका फेस बोलते हैं कि नीचे की तरफ है। तो वो डाउन को वैसे नीचे से वैसे रिलेट कर सकते हो, लीनियर का तो खैर कोई टेंशन है नहीं। तो एक जो फंक्शन है उसका ग्राफ किसी इंटरवल के अंदर
इन 7 में से एक हो सकता है, ये बात हमने समझी। और इन 7 में कुछ चीजें वेरी कर रही थी और उन चीजों को यहाँ पे कुछ टेक्निकली नाम दे दिया। एक को नाम दिया मोनोटोनिसिटी, जो ये बात बताता है कि ग्राफ सीधा जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और दूसरे को नाम दिया कॉन्केविटी, जो ये बात बताएगा कि वो फंक्शन का ग्राफ है वो अपर सेमी सर्किल का पार्ट है या लोअर सेमी सर्किल का पार्ट है या सर्किल का पार्ट ही नहीं है। सो अब ये जो सातों नेचर है, अब इनको आप इन दोनों के थ्रू नाम दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको कॉन्केविटी बोलनी है और फिर मोनोटोनिसिटी बोलनी है। तो ये जो कर्व है इसे आप बोल सकते हो कांस्टेंट। तो इसका जो नेचर ऑफ कर्व है इसका नाम है कांस्टेंट नेचर। इसमें जस्ट इतना बोलना काफी है एक्चुअली, और ये सबसे इजी केस भी है, बहुत रेयर आपसे पूछा जाएगा कभी। नेक्स्ट इसे बोलेंगे हम लोग लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो दूसरा ग्राफ था इसका नेचर हम बोलेंगे लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन। पहले कॉन्केविटी लीनियर, फिर मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग और फिर नाम फंक्शन का। इसे बोलेंगे लीनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तीसरे नेचर का नाम हो गया मोनोटोनिसिटी एंड कॉन्केविटी के टर्म। इसे बोलेंगे कॉन्केव अप इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस चौथे नेचर का नाम हो गया कॉन्केव अप इंक्रीजिंग फंक्शन। इसे बोलेंगे हम कॉन्केव अप डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इस पांचवें नेचर का नाम हो गया कॉन्केव अप कॉन्केविटी, और नीचे जा रहा है इस वजह से डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी। तो कॉन्केव अप डिक्रीजिंग कर फंक्शन। इसे बोलेंगे कॉन्केव डाउन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये छठवां नेचर हो गया कॉन्केव डाउन इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड लास्ट कॉन्केव डाउन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसे हम कॉन्केव डाउन डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको नेचर ऑफ कर्व के नाम समझ में आ जाने चाहिए, मोनोटोनिसिटी, कॉन्केविटी, ये वर्ड समझ में आ जाने चाहिए। बाकी इनका डेरिवेटिव से क्या कनेक्शन है वो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। अच्छा, कॉन्केविटी के ऊपर क्वेश्चंस में काफी कम बातें की जाएंगी, तो आप जस्ट मोनोटोनिसिटी भी समझ लोगे तो भी काफी है। मींस इन सबको जस्ट हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे बेसिकली ऐसे, और इन सबको डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब कॉन्केविटी नेचर बोले तो जनरली कॉन्केविटी के बारे में बात नहीं करेंगे, वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि अभी वो कॉन्केविटी की बात कर रहे हैं अभी नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा। कॉन्केविटी की बात करें तो फिर कॉन्केविटी मेंशन करो या उस पर ध्यान दो, उसके कंडीशंस पे ध्यान दो, नहीं करें तो मत ध्यान दो, जस्ट मोनोटोनिसिटी पे ध्यान दो। सो दैट्स इट। ये 7 टाइप के नेचर होंगे। 7 का बहुत तगड़ा फंडा है लाइफ में, 7 समंदर 7 जन्म टाइप। तो यहाँ पे 7 नेचर है एक फंक्शन के, ऐसे करके आप याद रखो बेसिकली कि 7 नेचर है, सातों के नाम क्लियर हो जाने चाहिए, और इसमें मोनोटोनिसिटी और कॉन्केविटी भी क्लियर हो जानी चाहिए आपको। और इनकी डेरिवेटिव से रिलेटेड कंडीशंस हम अगले वीडियो में देखने वाले। सो दैट्स इट, थैंक यू।